लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा का अर्थ, उसके प्रकार, स्रोत एवं प्रेरकों के वर्गीकरण। पिछली क्लास में हम लोगों को पढ़ना, उसके आगे पढ़ना था प्रेरणा, सीखने में प्रेरणा का स्थान एवं विधियां। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीखने में प्रेरणा का स्थान। आप सभी जानते हैं कि सीखने के क्षेत्र में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा के बगैर सीखने में किसी को भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। यदि हम प्रेरणा का प्रयोग करें सीखने में तो हम किसी भी व्यवहार को आसानी से और जल्दी सीख सकते हैं। किस प्रकार से प्रेरणा सीखने में अपना महत्वपूर्ण स्थान या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है बाल व्यवहार में परिवर्तन। बालक के व्यवहार में परिवर्तन, निर्देशन और वांछित व्यवहारों को उसमें प्रकट करने का कार्य प्रेरणा करती है। आप यदि चाहते हैं कि बालक किसी भी कार्य को आसानी से कर ले तो उसके लिए हमें आवश्यक होता है कि उसे हम उस कार्य करने के लिए प्रेरित करें। दूसरा है चरित्र निर्माण में सहायक। बालक के चरित्र निर्माण में प्रेरणा का अहम योगदान होता है, क्योंकि यदि हम किसी बालक का चरित्र निर्माण करना चाहते हैं तो उसके अच्छे कार्यों के लिए यदि उसे हम रिवार्ड देते हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, उसे हम पुरस्कार देते हैं, तो उन कार्यों को वह करने के लिए जल्दी सीख लेता है और उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित होता है। दूसरा है ध्यान केंद्रित करने में सहायक। यदि अध्यापक बालक को इस प्रकार से प्रेरित करता है कि वह किसी भी विषय को सीखने में अपना ध्यान केंद्रित करे तो वह उस कार्य को जल्दी सीख लेता है, उसका पढ़ने में मन लगता है और वह प्रगति के राह पर आगे बढ़ता है। दूसरा है मानसिक विकास। शिक्षक प्रेरणा का प्रयोग करके बालक का मानसिक विकास अधिकतम कर सकते हैं, क्योंकि यदि शिक्षक छात्रों को यह बताता है कि किस प्रकार से वह किसी भी व्यवहार द्वारा कुछ अच्छे निष्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चय ही छात्र पठन पाठन में रुचि व्यक्त करते हैं। इसके बाद है रुचि का विकास। शिक्षक बालकों में रुचि का विकास करने के लिए प्रेरणा का प्रयोग करके उनमें रुचियों का विकास करते हैं। सबसे पहले अध्यापक को देखना चाहिए कि छात्र की रुचि किन स्वाभाविक कार्यों में है। उन स्वाभाविक कार्यों का प्रयोग करते हुए वह उनकी रुचियों का विकास कर सकता है, क्योंकि जब बालक की रुचियों का विकास हो जाता है तो वह किसी कार्य को करने के लिए उसका प्रयोग करता है और जिसमें उसकी रुचि अच्छी हो, मतलब उसकी रुचि जिस कार्य में होती है वह उस कार्य को आसानी से करता है। इसके बाद है अनुशासन की भावना का विकास। प्रायः यह देखा जाता है कि छात्र अनुशासन भंग करते रहते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं। ऐसे में यदि उनको छात्रों को इस प्रकार से प्रेरित किया जाए कि एक अनुशासन में रहने वाला छात्र किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है, तो निश्चय ही अनुशासन की भावना को बल देंगे और वह अनुशासन की राह पर आगे बढ़ेंगे, जिससे अनुशासनहीनता जैसी समस्या का अंत हो जाएगा। इसके बाद है सामाजिक गुणों का विकास। शिक्षक को सदैव प्रयास करना चाहिए कि छात्र को इस प्रकार से प्रेरित करें कि छात्र में सामाजिक गुणों का विकास हो, उनमें परोपकार, दया, साथ ही दूसरों का सहयोग करने की भावना उत्पन्न हो और एक छात्र दूसरे छात्र का सहयोग करें विभिन्न क्षेत्रों में। इस प्रकार से उन्हें प्रेरित किया जाए तो निश्चय ही सामाजिक गुणों से युक्त होंगे और समाज में अच्छे कार्यों का निर्वहन करेंगे। इसके बाद है अधिक ज्ञान का अर्जन। यदि शिक्षा के क्षेत्र में बालक को इस प्रकार से प्रेरित किया जाए कि वह अधिक से अधिक ज्ञान का अर्जन करें तो वह निश्चय ही अधिक से अधिक ज्ञान का अर्जन करेंगे, क्योंकि प्रेरणा के द्वारा उन्हें महसूस होगा कि हमें अधिक ज्ञान अर्जन करने से निश्चय ही लाभ होगा। इसके बाद है तीव्र गति से ज्ञान का अर्जन। सीखने में प्रेरणा के द्वारा ही तीव्र गति से ज्ञान के अर्जन पर बल दिया जा सकता है, क्योंकि यदि मान लीजिए कि छात्र का एग्जाम है और एग्जाम के द्वारा वह अपने लक्ष्य को अर्जित कर सकता है, ऐसी परिस्थिति में हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वह तीव्र गति से ज्ञान अर्जन करें ताकि वह आगे बढ़ सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार प्रगति। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। ऐसी परिस्थितियों में
प्रेरणा के द्वारा ही उनको व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार प्रेरित किया जा सकता है, जिससे वह सफल हो सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके बाद हम देखेंगे प्रेरणा की विधियां। सीखने के क्षेत्र में प्रेरणा की विधियों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन विधियों का प्रयोग करके ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, या कोई भी अध्यापक इनका प्रयोग करके छात्र को एक सही निर्देशन प्रदान कर सकता है। जब तक हम इन विधियों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा अधिगम सफल नहीं हो पाता है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी वह विधियां हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, छात्र को प्रेरित कर सकते हैं। पहला है रुचि। यदि छात्र को जिस क्षेत्र में रुचि होती है उससे संबंधित यदि कार्य उसे करने को दिया जाए तो वह उसे अधिक चाव से करता है। जैसे मान लीजिए बालक की स्वाभाविक रुचि है खेलना वह पसंद करता है। ऐसे में यदि उसे हमें कुछ सिखाना है तो यदि हम खेल के माध्यम से सिखाते हैं तो बालक उस कार्य को आसानी से करता है और उसका मन लगता है उस कार्य को करने में। दूसरा है सफलता। सफलता भी बालक को बहुत प्रेरित करती है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने में सफल होता है तो वह उस कार्य को दोबारा करना चाहता है, क्योंकि असफलता के कारण वह निराश हो जाता है, उस कार्य को दोबारा नहीं करना चाहता। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि बालक अधिक से अधिक सफल हों और वह इस गुण को अपनाकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें। अगला पॉइंट है प्रतिद्वंद्विता। हमको छात्रों की क्लास में, कक्षा समूह में एक सकारात्मक प्रतिद्वंद्विता को उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं यदि कोई स्टूडेंट एक बार क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है और यदि वहाँ पर अच्छा माहौल होता है तो वह उस स्थान पर सदैव बना रहना चाहता है। उसे लगता है कि मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो मुझे प्रथम स्थान पर ही होना चाहिए, और दूसरे छात्र भी प्रथम स्थान पर आने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए यदि क्लास में हम प्रतिद्वंद्विता की भावना, सकारात्मक प्रतिद्वंद्विता की भावना विकसित कर दें तो सभी छात्र पठन पाठन क्रिया में अच्छी भूमिका निभाएंगे और वह सुचारू रूप से शिक्षण कार्य में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद है सामूहिक कार्य। सामूहिक कार्यों के द्वारा भी छात्रों को प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि समूह में कार्य करते वक्त बालक एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, साथ ही वह अपने आप को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने के लिए, सम्मान पाने के लिए अच्छे कार्य करते हैं। इसलिए उन्हें सामूहिक कार्य दिए जाने चाहिए ताकि उस कार्य को करके वह प्रेरित हों और अच्छे कार्य करें। इसके बाद है प्रशंसा। कभी भी यदि कोई स्टूडेंट क्लास में, विद्यालय में कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और प्रशंसा करने का स्थान उचित होना चाहिए और उचित समय होना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा का औचित्य तभी संभव है जब आप समाज में उसकी प्रशंसा करें। तो इसलिए निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर यदि उनकी प्रशंसा की जाए तो वह बहुत ही प्रभावी होती है और प्रशंसा के कारण छात्र प्रेरित होते हैं और उस कार्य को उस क्षेत्र में आगे अच्छे से करते हैं। इसके बाद है आवश्यकता का ज्ञान। यदि शिक्षक द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा छात्र को यह अवगत करा दिया जाए कि उसकी आवश्यकता क्या है और इस आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो सकती है, तो छात्र निश्चय ही उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रेरित हो जाता है और भविष्य में उस कार्य को करने के लिए ज्यादा मन से, ज्यादा मनोभाव से और ज्यादा ही प्रसन्नचित होकर उस कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इसके बाद है परिणाम का ज्ञान। जब भी हम कोई कार्य करने चाहते हैं तो हमें परिणाम का ज्ञान नहीं होता है। यदि छात्रों को परिणाम का ज्ञान करा दिया जाए कि जो भी हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जो भी हम पठन पाठन कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, भविष्य में इससे हमारे क्या फायदे हो सकते हैं, किस प्रकार से हम जब लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो उससे हमें क्या प्राप्ति हो सकती है, क्या हमारा अचीवमेंट होगा, तो वह निश्चय ही छात्र को प्रेरित करेगा। इसलिए शिक्षक को या किसी भी निर्देशक को सदैव परिणाम का ज्ञान पहले से ही बता देना चाहिए, जिससे वह प्रेरित हो सके उस कार्य को करने के लिए। इसके बाद है खेल विधि का प्रयोग। जब भी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि खेल बालक का स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक क्रिया है। ऐसे में खेल द्वारा यदि हम बालक को सिखाते हैं तो निश्चय ही वह उसमें अच्छे से प्रतिभाग करता है, उसमें अपनी रुचि व्यक्त करता है। इसलिए हमें खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए ताकि छात्र उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाएं। इसके बाद है सामाजिक कार्यों में भाग। छात्रों को सामाजिक कार्यों में भाग
लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और सामाजिक कार्यों में भाग जब बालक लेता है तो वह मोटिवेट होता है उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। प्रायः देखा जाता है यदि कोई सामूहिक कार्य हो रहा होता है और उसमें किसी को किसी पद का या किसी दायित्व का निर्वहन करने का नहीं दिया जाता है तो वह उस कार्य को करना भी नहीं चाहता है। लेकिन यदि किसी को उसका उत्तरदायित्व दे दिया जाता है तो बड़े ही मनोयोग से बड़े ही रुचि से उस कार्य में अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए सामाजिक कार्यों में भाग लेकर उन्हें भाग देकर उन्हें प्रेरित करना चाहिए ताकि वह अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन कर सकें और अपनी अच्छी भूमिका निभा सकें। इसके बाद है कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण भी प्रेरणा की एक मुख्य विधि है, क्योंकि यदि कक्षा का वातावरण सकारात्मक है, अच्छा है और पठन पाठन योग्य है तो छात्र निश्चय ही अच्छा सीखते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि इतिहास की कक्षा में ही इतिहास का अच्छा वातावरण प्राप्त हो सकता है, विज्ञान का नहीं। और प्रयोगशाला में ही विज्ञान के लिए अच्छा वातावरण उत्पन्न हो सकता है, इतिहास की कक्षा में नहीं। इसलिए कक्षा का वातावरण उसकी पठन पाठन क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कक्षा का वातावरण सदैव छात्र की रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।